हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम करने वाले हैं साइंस का मॉक टेस्ट 10। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही साथ में ही हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो आपके थियरी होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, उसको भी क्लियर करेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में दिया गया है। बोला है मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करके हमें क्या करना है, प्रक्रियाओं को सही क्रम में करना है। इसमें से कौन सी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं उसको एक क्रम में करना है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। दूसरा हमारा है मूत्राशय में संचित मूत्र, मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा हुआ होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए यहाँ बाहर निकालने की बात है तो पहले तो आएगा नहीं ये। आगे देख लेते हैं हम लोग। मूत्र वाहिनियों में से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। अगला है उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। पांचवा हमारा है उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्क में पहुंचता है। तो देखिए जब भी हम लोग कोई भी बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा किडनी होता है, किडनी में जब कोई चीज पहुंचेगा तब तो उसका निस्यंदन या फिर कोई और प्रोसेस होगी। सबसे पहले क्या होगा, पहुंचने वाला काम होगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो 5 हमारा है वो पहले स्थान पे होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है और सी है वो तो ऐसे ही कट जाएगा। फिर देखिए इसमें 5 4 दिया है, 1 दिया है और इसमें भी 5 4 1 दिया है। इसका मतलब 5 4 और 1 इस प्रकार से आपका आ जाएगा। पहला रहेगा उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। दूसरा आपका हो जाएगा उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित किया जाता है। तीसरा हमारा रहेगा जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क में मूत्र के रूप में पृथक कर लिया जाता है। अब बात यह आती है कि जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो पहले आएगा या फिर दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले आएगा। तो पहले हम लोग दूसरा को पढ़ लेते हैं। दूसरा है मूत्राशय में संचित मूत्र, मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए बाहर निकालने की क्रिया सबसे लास्ट में होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो लास्ट में आएगा। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो ही सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो 2 है वो लास्ट में है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें फिगर दिया गया है और बोला गया है कि दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति ए, बी, सी तथा डी द्वारा अंकित किया गया है। यहाँ आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये आपका रहा डी। इसमें क्या कहा गया है कि ए, बी, सी और डी का सही नामांकन क्या है। सबसे पहले देखिए जो ए है वो क्या है, हम लोग एक फिगर समझते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो हमारे माइंड में जो ग्रंथियां होती हैं वो 3 होती हैं। एक हाइपोथैलेमस होता है, एक पिट्यूटरी होता है और एक पीनियल होता है। इसका मतलब इन तीनों ग्रंथियों में से ही कोई जो होगा वो होगा हमारे इस फिगर में। तो देखिए जो हमारा फिगर नंबर ए है वो या तो पीयूष ग्रंथि रहेगी या तो आपका क्या रहेगा, या आपका हाइपोथैलेमस रहेगा या तो फिर पीनियल ग्लैंड रहेगा। तो यहाँ हमारा जो पहला ऑप्शन है वहाँ पीयूष ग्रंथि ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है उसमें भी पीयूष ग्रंथि है। इसका मतलब सी और बी ऐसे ही गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो हमारे गले वाली है जो बी नंबर का है वो कौन सी है। तो जो बी नंबर की ग्रंथि है यहाँ है और इसका नाम है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ आपका है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। तो या तो थायराइड होना चाहिए या फिर पैराथायराइड होना चाहिए। तो दूसरे स्थान पे हमारा यहाँ बी ऑप्शन में दिया है थायराइड और जो आपका डी ऑप्शन है वहाँ अग्न्याशय दिया गया है। तो डी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। तो जो हमारा ए है वो क्या है, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष। जो बी है वो क्या है, थायराइड है। जो सी है वो क्या है, तो वो क्या है आपका एड्रिनल ग्लैंड है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं ये जो हमारा सी है वो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये यहाँ पे इसकी स्थिति है, यहाँ बनती है। तो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। और जो डी हमारा है वो अग्न्याशय है। ये रहा हमारा अग्न्याशय जो कि पत्ते के आकार का होता है। और यहाँ पे तो दिया नहीं गया है इस फिगर में, लेकिन ये क्या है, पत्ते के आकार का ये अग्न्याशय है। तो इस क्वेश्चन का जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है क्षुद्रांत के दीर्घ रोम रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए जो 6 to 8 वाला जो साइंस होता है उसका जो लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है। जैसे यहाँ क्षुद्रांत के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है और देखना है कौन सा सही है। तो पहला हमारा ऑप्शन है ये अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है और इनकी संख्या हजारों में होती है।
तो देखिए ये जो ऑप्शन है आपका सही है फिर गलत। अगला हमारा है इसकी भित्ति बहुत पतली होती है। इसके बाद है इनमें उसकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। चौथा है इनमें महीन छिद्र होते हैं जिससे भोजन आसानी से गुजर सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो भी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ आपका है 3, 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ये जो बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2, इसकी जो भित्ति होती है बहुत पतली होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी भित्ति जो होती है पतली नहीं होती है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा है स्वपोषण, बी जो हमारा है वो है विषम पोषण, सी जो है वो है परजीविता और डी जो है वो है सहजीवन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार के संबंध को हम लोग बोलते हैं सहजीवन। देखिए आवास, भोजन, जल अगर पहुंचाने की बात करें तो ये जो काम होता है वो कवक करता है, लेकिन भोजन बनाने की अगर बात करें तो वो क्या करता है? शैवाल करता है। स्वपोषण का मतलब होता है खुद से पोषण करना, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। विषम पोषण का मतलब यह होता है कि अपने भोजन के लिए किसी पर डिपेंड होना, मतलब पेड़ पौधों पर डिपेंड होना, उनको हम लोग बोलते हैं विषम पोषण। परजीविता का मतलब ये है कि कोई भी एक जीव किसी एक जीवित जीव के अगर ऊपर डिपेंड है अपने भोजन के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं परजीविता। और सहजीवन का मतलब है कि दो जीव हैं, एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया गया है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है? तो देखिए किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियां जो होती है वो मिलकर काम करती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, मेढक तथा कछुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है? ये देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है और हम लोगों ने जो आपका चैप्टर नंबर 9 लिया है एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 9 में मैंने इसको कवर किया हुआ है कि जो कछुआ और जो मेढक होते हैं उनका जो श्वसन होता है वो त्वचा से होता है, हमें ये चीज याद रखना है। तो उनकी त्वचा कैसी होती है? शुष्क और रुक्ष होती है। दूसरा है शुष्क और श्लेष्मीय होती है। तीसरा है आर्द्र एवं रुक्ष होती है और चौथा हमारा है आर्द्र एवं श्लेष्मीय होती है। तो देखिए जो मेढक होता है उसकी जो त्वचा होती है वो होती है आर्द्र और श्लेष्मीय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि? देखिए जब भी हम लोग खाना को खाते हैं तो वो नीचे की ओर गति करता है, क्यों करता है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ग्रास नली जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। दूसरा है भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। तीसरा है गुरुत्वीय बल काम करता है और चौथा है हष्टपुष्ट जीभ भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करता है। तो देखिए जो हमारी ग्रास नली होती है उसकी जो भित्ति होती है, उसकी जो वॉल होती है उसमें क्या होती है? पेशियां संकुचन होती हैं, जिससे जो हमारा भोजन होता है वो आसानी से नीचे की तरफ गति करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है। जब भी हम लोग भोजन लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा भोजन होता है वो किस प्रकार से हमारा उसका पाचन होता है और किस प्रकार से निष्कासन होता है, हमें ये याद रखना है। तो देखिए जब भोजन जो लेते हैं मतलब सबसे पहले जो पाचन की प्रक्रिया होगी उसमें जब हम लोग भोजन लेंगे तभी तो पाचन शुरू होगा। तो भोजन लेने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अंतःग्रहण। इसका मतलब जो पहला स्टेप होगा वो होगा अंतःग्रहण। अब चारों ऑप्शन में आपका पहला दिया है अंतःग्रहण और जो लास्ट वाला जो आपका होगा प्रोसेस वो होगा निष्कासन। मतलब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसका निष्कासन होता है। तो इसमें देख रहे हैं चारों ऑप्शन में निष्कासन दिया गया है। अब हमें अच्छे से देखना होगा कि कौन सा प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए जब भी हम लोग भोजन लेते हैं तो पहले आपका होता है अंतःग्रहण, उसके बाद उसका होता है पाचन, क्योंकि बिना पाचन के अवशोषण नहीं हो सकता है। तो ये जो दूसरे नंबर पर जो अवशोषण दिया गया है वो नहीं होगा, पहले पाचन होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर बी और सी है, यहाँ अंतःग्रहण हो गया, यहाँ पाचन हो गया और यहाँ भी सेम चीज दिया गया है। देखिए जो पाचन होता है उसके बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। कभी भी स्वांगीकरण पहले नहीं होता है। तो तीसरे नंबर पर हमारा अवशोषण आएगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग भोजन को अपने मुख में लेते हैं और मुख में लेते ही वहां पे पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें होती हैं उसका जो सरलतम रूप होता है वो हमारे ब्लड में आसानी से पहुंच जाना।
उसके बाद क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हम लोग शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, आप लोग इस प्रक्रिया को याद कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसको पित्ताशय में संग्रहित करता है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है कि जो पित्त रस होता है वो कहाँ से निकलता है, और ऑप्शन में पक्का आपको पित्ताशय दिया रहता है। यहाँ जो पित्ताशय है वो दिया रहता है। तो जैसा नाम आपका इंडिकेट कर रहा है पित्त रस, तो हम लोग बोलेंगे पित्ताशय से निकलता है, लेकिन जो आपका ये ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। जो पित्त रस होता है वो यकृत से निकलता है, हमें याद रखना है। और कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो वो कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस को जो है ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है आमाशय, दूसरा है ग्रसिका, तीसरा है क्षुद्रांत और चौथा है अग्न्याशय। तो देखिए जो पित्त रस होता है उसको जो आमाशय होता है वो ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लिया था और आज भी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है क्योंकि ये नवंबर 2012 का पेपर में पूछा गया है। पहला हमारा ऑप्शन है ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने की वजह से ये होता है। दूसरा है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होना। तीसरा है पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना। और चौथा है ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित नहीं होना। तो देखिए जो व्यायाम करते समय हम लोग जो थकान महसूस करते हैं वो इस वजह से होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको लैक्टिक अम्ल में जो है बदल जाता है वो। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जो हमारी जो पेशियां होती हैं उसमें प्रॉपर रूप से एनर्जी नहीं मिल पाती है और हमें थकान महसूस होता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के सभी भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो पाचन कार्य नहीं करते हैं। ऐसा कौन सा भाग है जहां पाचन नहीं होता है, हमें वो देखना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है ग्रसिका, मुख गुहिका और मलाशय। तो देखिए जो मुख गुहिका होता है वहां भी आपका जो है पाचन होता रहता है। तो दूसरा हमारा ऑप्शन है ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय। तीसरा हमारा ऑप्शन है ग्रसिका, मुख गुहिका और बृहदांत। चौथा है क्षुद्रांत, बृहदांत और मलाशय। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ग्रसिका, बृहदांत और मलाशय में कोई भी पाचन नहीं होता है। जो पाचन होता है फिर वो कहाँ होता है, तो देखिए जो पाचन की क्रिया होती है सबसे पहले वो हमारे मुख में होती है, फिर स्टमक में हमारे होती है और फिर क्षुद्रांत में होता है। ये तीन चीज होती है जहाँ पे हमारा पाचन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रसिका, बृहदांत और मलाशय में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, मानव का आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन करिए। तो जो मानव का आहार नाल होता है वो किस प्रकार से होता है उसको हमें देखना है। तो देखिए जो आहार नाल होता है उसमें सबसे पहला पार्ट होता है वह होता है मुख, क्योंकि सबसे पहले मुख में ही तो भोजन जाएगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा। अब हमें चारों ऑप्शन में मुख दिख रहा है तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। आगे देखते हैं कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को देखते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ सबसे पहले आपका मुख दिया गया है, फिर दिया गया है जीभ, फिर ग्रसनी है, फिर उसके बाद ग्रसिका है, फिर उसके बाद आपका अमाशय है, फिर यहाँ देख रहे हैं आप लोग बड़ी आंत देख रहे हैं, और फिर देख रहे हैं आप लोग छोटी आंत, फिर यहाँ पे है मलद्वार। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था मुख है, उसके बाद ग्रसिका है, तो ये बात सही है। फिर उसके बाद क्या आया था, अमाशय आया था, तो ये भी बात सही है। फिर क्षुद्रांत आया था, तो ये भी बात सही है। फिर बृहदांत आया था, ये भी बात सही है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही सही हो जाएगा। इस जो सीक्वेंस है कि भोजन किस प्रकार से आहार में जाता है इसको हम लोग याद रखेंगे। मुख, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे मानव के आहार नाल का जो है सही क्रम। अब देखिए मुख में भी पाचन होता है, आमाशय में पाचन होता है और क्षुद्रांत में भी पाचन होता है, लेकिन ग्रसिका, बृहदांत और यहाँ अगर हम लोग ऐसे मलाशय लिख लें, इन तीनों में पाचन नहीं होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। देखिए कल के मैंने जो आपका एक क्वेश्चन मैंने लिया था उसमें मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोनों अंदर जाती है हमारे बॉडी के और दोनों ही बाहर निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन जाता है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो आज का जो क्वेश्चन है उसी से कुछ मिलता जुलता है। ऐसा कौन सा गैस है जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। पहला हमारा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर मीडियम में आपका CO2 भी है
O2 भी है और CO भी है, तो सबसे पहले जो कंबाइंड होगा हीमोग्लोबिन से, जो हीमोग्लोबिन सबसे पहले कंबाइंड होगा वो आपका होगा CO। क्यों क्यों होगा? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है सबसे कम होता है। उसके बाद कौन कंबाइंड होगा? उसके बाद O2 होगा और उसके बाद वो होगा CO2। तो इस प्रकार चलता है, ये पहले नंबर पर जाएगा, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे, कंबाइंड होने के हिसाब से मैं बता रही हूँ उसको। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है। जब मीडियम में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो जल्दी से कंबाइंड इससे हो जाएगा और क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सीजन अगर कंबाइंड होगा तो वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि? जब भी हम लोग घाव पे जब फिटकरी लगाते हैं तो जो रक्तस्राव होता है वो रुक जाता है, क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है, फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। अब देखिए, घाव को ढकने से क्या रक्तस्राव बंद हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। अगला है, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला है, फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। तो तापमान अगर कम करने वाली बात है तो हम लोग आइस को भी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अगला है, फिटकरी एक प्रतिरोधी है। तो प्रतिरोधी होने का मतलब ये नहीं है कि रक्तस्राव को रोक देगा। रक्तस्राव तभी रुकेगा जब रक्त का थक्का बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। जो फिटकरी होती है वो क्या करती है? रक्त को स्कंदित कर देती है, थक्का बना देती है। इस प्रकार जो रक्तस्राव होता है वो रुक जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हार्मोन जो है वो एड्रेनलिन जो होता है उसके बारे में कुछ दिया गया है। पहला ऑप्शन है, रक्त शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायता करता है। दूसरा है, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तब यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। अगला है, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है। और उसके बाद जो है वो है, शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। तो देखिए, जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या फिर चिंतित होता है तो यह जो हार्मोन है वो तनाव के स्तर को सामंजस्य में जो है शरीर की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसके पोजीशन की बात करें तो वो होता है किडनी के जस्ट ऊपर और ये टोपी के आकार में होता है। इसके यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं, मेडुला, कार्टेक्स और कैप्सूल, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।